the world's best salesman is Narendra Modi. He has done an outstanding job of whenever he goes abroad, he creates an image for India. Yeah. If we look at governments, yes, this government has taken very good, solid decisions. And as far as my area is concerned, which is electronics, they have taken fantastic decisions. नोकिया के साथ क्या हुआ? बड़ा सैड हुआ. नोकिया का ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो बाहर जा रहा था, एंड्रॉयड एंटर कर रहा था. उन्होंने क्या डिसीजन लिया? माइक्रोसॉफ्ट में चले गए. हाँ. अरे बाबा, बिगेस्ट मिस्टेक. What was the salary of HCL executive at peak? Close to 1 crore. आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट एपिसोड है विथ समबडी जिसने इंडिया की स्टार्टअप स्टोरी स्टार्ट करी है, जिसने इंडिया की टेक्नोलॉजी का जो ड्रीम था उसकी फाउंडेशन बनाई है. द को फाउंडर ऑफ HCL मिस्टर अजय चौधरी. हमने बात करी कि एक छोटा सा इंसान बड़ी कंपनी कैसे बना पाता है, क्या क्या चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से एक कंपनी में हर इंसान आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाता है. एक ओवरऑल कंट्री में जो कुछ स्टैब्लिशमेंट ही नहीं है, कभी टेक्नोलॉजी की बात ही नहीं, कभी कंप्यूटर्स की बात ही नहीं हुई, वहाँ पे एक नई इंडस्ट्री सेटअप कैसे करते हैं, एक लीडर कैसे बने, एक CEO कैसे बने, और CEO बनने के बाद ऐसा क्या करें कि आप और मैं जो सपने देखते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजिकली हम लोग अचीव कर पाएँ. आई एम श्योर आपको ये एपिसोड सबसे अलग दिखने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान के एक्सपीरियंस से बना हुआ है जो कि मिलना तो बहुत दूर की बात है, उनके बारे में सुनना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है इन नॉर्मल डे टू डे कॉन्वर्जेशंस. एंड इफ़ यू फील कि पॉडकास्ट बहुत लंबा है, गो सब्सक्राइब अवर राज शमानी क्लिप्स एंड राज शमानी शॉर्ट्स चैनल, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत छोटे छोटे टाइम में छोटी छोटी क्लिप्स में आपको एक बेटर लीडर बनाने की कोशिश करते हैं. एन्जॉय द शो. आप बताओ कि जब आपने स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम, क्या स्टार्ट किया था, क्या विजन था, एंड इफ़ यू कैन एक्सप्लेन अस 1 से 2 मिनट के अंदर कि आप जो कर रहे थे वो आपको क्यों लग रहा था उस टाइम पे कि मैं बहुत कुछ बड़ा करने वाला हूँ या तूफानी करने वाला हूँ, या मैं कुछ अच्छा कुछ नहीं पता था हमें कि बड़ा करना है. उन दिनों इंडिया वाज नॉट एन ओपन मार्केट. आजकल की चीज, व्हेन यू गाइस स्टार्ट, यू गाइस कैन थिंक बिग. ओके. हम वी कुड नॉट थिंक बिग. वी वर लिविंग इन अ वेल. हमें कुछ नहीं पता था. We had no inkling also that we'll be this big. तो कैसे स्टार्ट किया उस टाइम में? वैसे स्टार्टअप्स करना कूल होता था उस टाइम? There was no word called startups then यार. क्या बोल के स्टार्ट करते थे? कुछ नहीं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, that's all. एंड क्या इंटेंशन क्या था जब स्टार्ट करे थे? इफ दिस इज नॉट कूल, पता नहीं था, इतना स्टार्टअप नहीं था, इतने बड़े सपने नहीं होते थे. देखिए, we were working for a large company called DCM and 6 of us left and we were doing calculators and then we were doing computers. We just started computers. So our thinking was that why stay in this big company? We'll get constricted. Let's come out and do it on our own. And that's how it all started. And then very interestingly, the microprocessor was making its appearance. Us time microprocessor hota hi nahi tha. That year itself it was coming out. So we said, why can't we take the microprocessor and change the world? And that's really what our dream was. That's how we started. That's how. It was started as simple. There was nothing like a big vision, a big mission, a culture document. वो सब कुछ नहीं था. स्टार्टिंग में ऐसे क्या, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है, पकड़ लेते हैं कुछ. देखिए भाई, इंडिया में 100 कंप्यूटर थे. That's why there was an opportunity. Oh. सिर्फ 100 कंप्यूटर, 700 million people, market. और ये डेटा कहाँ से आया आपके पास कि 100 ही कंप्यूटर है? वो तो हमें पता था, because we used to work for a large company, so we had that data. इंटरेस्टिंग. तो कभी ऐसा एक मोमेंट आया कि अब बहुत बड़ा बनाएंगे, अब हमें पता चल गया है कि अपॉर्चुनिटी भी है, नाउ वी आर गोइंग इन द राइट मार्केट. वाज दैट एनी ईयर? Well, actually, you sort of seize new opportunities. And when you seize a new opportunity, you then figure out how big that opportunity will be. So each of them add up. Okay, you're not doing one thing at a time. You're doing many things that you do. Some of them work, some of them fail. And that's the way business is created. So you look at how to create each of these businesses based on opportunities that you keep seeing. And at different times of the company, we saw different opportunities. Right. So you kept getting one on one. Yeah, that's how it worked. When you look at a company,
Okay. When you look at any company, what do you think are the three main things that you would want to look at, or any company at the beginning should decide or should have very clear statement on specific three things which will decide whether the company will become big or no? Are there any specific three things like Nothing team, like that. It's TAM, नहीं, all ये of सब that? तो, these are all buzzwords. At the end of the day, I invest in a lot of startups. And when I invest in startups, I look at, I think the first thing I look at is the founders. And if I find that the founders are good, then the idea, right? So if I find these two good, then only I invest. Okay. If I don't find the founders gelling, see, sometimes there are 4 founders, 3 founders, and I suddenly find that ये team साथ में gel नहीं कर रही. या तो it's not got the right mix of talent. See, the right mix of talent for a startup is, let's say one guy is a very solid marketeer. The other guy is a solid techie. The third guy is a nice finance type guy. And the fourth guy is a good ops guy. Now that's perfect. Yeah. But you never get anything perfect. Right? You get a mix of these things. So depends on what one sees. If we can see that. And then if I invest in them, then I always tell them that get another co-founder who can fill up this spot. Because employee alone is not good enough. You should have a good co-founder who can actually act as, let's say, a finance guy. So you believe that a startup should have multiple co-founders? Absolutely. But they say that if you have 2, 3 is still manageable, 5, 6, 7 co-founders, it actually turns out to be a huge khichdi कि सब आपस में ही लड़ने लग नहीं, जाते देखिए हैं. भाई, ऐसा है कि it is all a question of a specific team. There's nothing generic about it. Some people work, some people don't. But at least 3 founders is a good number. A single founder, I tend to have issues with. And I also have issues with husband-wife Okay. founders. Why? You know, I found that husband-wife founders, they sometimes, one is carrying the other. So if the woman is the main founder and she has a husband, she's literally carrying him along. In the other case, the same thing happens, that the guy carries her along. It's created to create a private limited company के 2 बंदे हैं, 2 directors हैं. It's not necessary that they are both very good. But I have found some of them who are very, very good. It's not that everything is, generalized. Of course. There are exceptions to the rule. But And I always watch out for some of these things because single founder, I find that people tend to not worry about their investors. They create what we call a lifestyle company. A lifestyle company is where a single owner or founder decides to create a company, does things, and doesn't need to worry about growth or profitability, because all he needs to worry about is his family and his salary and amount he earns and she earns. That's it. It becomes lifestyle. So they don't grow. For an investor, it's very important that they grow. interesting take. I've never thought of single founders as that. No. We deal with this thing day in and day out, because we have invested in hundreds of companies from Indian Angel Network, and I'm on the board. And we invest regularly. साल में हमारे पास 8-10 हज़ार एप्लीकेशंस आती हैं. उसमें से हम लोग 1000 सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके इन्वेस्ट करते हैं 40-50. You see these kind of things. While you were telling me about the founders and what you look for, I was evaluating my own startup in my head. I was like, okay, I have a co-founder who's really good at being a techie and ops. His strengths are technology and operations. My strengths are marketing and finance. Yeah, so we're great like, okay. combination. So that's the right combination. If you have these 4 pieces, you're good. We still have gotten other pieces, obviously, to solve, but that's the whole That background. comes in the next stage. You can hire people to add on.
At some stage, you can also have a co-founder. You can have somebody, you can keep some stock separately Yeah. and get that co-founder in. Of course, we will at one point, obviously, as the company grows, we probably need to fill up a couple of other roles and shoes. So we've already kept certain level of equity aside for that. From day one, we are counting for that one day we'll have to give it away. 10% at least we should keep away. No, we've kept it. We've kept it aside to do it. And while you were talking about the couple founder, right? So there's one couple founder who I am very inspired by, and I've seen them closely working, and I feel they are one of the exceptions that you were also talking about. That they are Mamaearth founders, Ghazal and Varun. I know them. Right? They're exceptionally good. No, they're both very good. I really like them. And what I really like about them, and I've said so many couple founders, but specifically them, because every time you meet them, it feels like one complements other. That's the main important thing. If the complementarity is there, there's no problem. But if somebody is carrying somebody else, That's not the okay. problem. Okay, how do you look at leadership? Because I feel in order to build a great company, you need to be a great leader more than anything else. Do you agree with that or no? Because you can get an operator to run the operations. You can get a techie to solve technology for you. You can get great investors to put it out, right? But if you're not the right leader who is actually getting every piece together and driving them towards one particular vision, I think the whole company falls apart. You see, there are multiple definitions of leaders. In my thinking, a leader is somebody who actually leads. And leads not just in one area, but in many, many areas. Leading by example is exceedingly important for a leader. If he or she does not have that built in, then you can't be a leader. The second most critical aspect of every business is sales, right? I always tell startups that if you have a CEO who's not a salesperson, you're going to fail. Chalo, hum succeed ho rahe. Thank you. Yeah, because at the end of the day, salesmanship is exceedingly important. Look, my book has a full chapter on salesmanship, and I call it the way of life. If you don't know how to sell, you really are missing out on a very important life skill. True. Every stage of your life, every part of your life, you're definitely selling something or the other. You're selling an idea, you're selling a trip. Like I talk about it in my book that once I wanted to go by bicycle from Jabalpur to Bhopal, I had to sell that idea to my mother. My mother would not allow it. She would say, damn it, something is going to happen to you on the way. What are you going to do? But you had to sell the idea, no? And all three of us who were actually taking this bicycle trip, we had to go and sell it to our parents, no? So each of these are different kinds of sales activities. You have to sell to your wife all the time. So, अच्छी बात है. I'm the CEO at my company and I'm hardcore into just sales. मैं सेल्समैन ही हूँ. मेरी कंपनी मुझे सब सेल्समैन बुलाते हैं. नहीं, देखिए भाई, अगर आप सेल्समैन नहीं हो तो लीडर हो ही नहीं सकते. नहीं हो सकते. I mean, I had a lovely startup 4 years ago. We were working, everything was working fine. But then I told the guy, he's a brilliant IIT technical guy, and he was capable of selling, but he didn't know how to sell. I told him, I'm going to get you a very good coach who will teach you how to sell. When you're right away, you should get that coaching done. नहीं सुना मेरी बात. Then they suffered like hell. तो हमें आज हम जब बात कर ही रहे हैं तो सेल्स के बारे में बात करते हैं, थोड़ी सी एक्सपैंड करते हैं. आपके हिसाब से सेलिंग क्या है और कैसे हर इंसान एक अच्छा सेल्समैन बन सकता है? जितने लोग ये देख रहे हैं, बिकॉज हम लोग हर बार ये सुनते हैं कि सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मैंने भी लाइफ में बहुत देखा है. अभी तक जितनी भी चीज़ें करी है, आई थिंक मुझे इसीलिए मिली है क्योंकि मैं सेल से बेटर आई वुड से कि मैं अपने आप को प्रेजेंट एक अच्छे तरीके से कर पाया और एक पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं नीड या अर्जेंसी क्रिएट कर पाया था उसकी वजह से. एंड ये
लागू होती है जब मैं फ्रेंड बनाना चाहता हूँ, कोई नया इंसान से मिलता हूँ, तब मैं खुद को बेचना पड़ता है। जब मैं किसी इन्वेस्टर को कन्विंस करता हूँ, बेचना पड़ता है। जब मैं पॉडकास्ट बना रहा होता हूँ, किसी गेस्ट को लाना होता है तो मुझे बेचना पड़ता है, राइट। तो हर जगह जब भी मैं एक स्ट्रेंजर से बात कर रहा हूँ, आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी सेलिंग स्किल्स यूज़ होती है, ज़रूर होती है। एंड वो हम सीख ही रहे हैं एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट में डेली। पर आज जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए बताओ, आपके हिसाब से सेल्स क्या है, और कैसे किसी को कोई कुछ बेचे, एंड कैसे वो बेटर इंसान बन सकता है, सेल्स पर्सन बन सकता है। देयर आर 2 थिंग्स जो आपको करनी पड़ेंगी। एक तो अगर आप अपनी कंपनी के लिए सेल्समैन हायर कर रहे हैं, उसके लिए एक प्रोसेस है, वो हमने फॉलो किया था HCL में। उसको बोलते हैं मैक्लेलैंड्स थ्योरी, ओके, विच इज़ फ्रॉम हार्वर्ड। मैक्लेलैंड्स थ्योरी, मैक्लेलैंड्स थ्योरी, ओके, क्या होता है मैक्लेलैंड इज ये? अ हार्वर्ड प्रोफेसर। उनका कॉन्सेप्ट ये है कि हर बंदे में कुछ एक नीड होती है, राइट। उस नीड को आपको समझना है। अगर आप करेक्ट बंदा हायर करना चाहते हैं सेल्स के लिए, तो उसमें होनी चाहिए नीड फॉर अचीवमेंट। 3 तरह की नीड्स होती हैं। एक नीड फॉर अचीवमेंट होती है, एक नीड फॉर पावर होती है, और एक नीड फॉर एफिलिएशन होती है। तो हम लोग ने जब शुरू में कंपनी बनाई, तो जब हम लोग सेल्स के लोग हायर कर रहे थे, तो हम लोगों के पास ये टेक्निक अवेलेबल थी, और हम इस टेक्निक को यूज़ करते थे। ऑल आवर मैनेजर्स, जितने मैनेजर्स थे सेल्स में, उन सबको ये सिखाया जाता था कि किस तरह से आप नीड फॉर अचीवमेंट का एक आदमी ढूंढिए या लेडी ढूंढिए। वो हम लोग टेस्ट कर लेते थे। टेस्ट बड़ा सिंपल था। हम कुछ फोटोग्राफ्स लेते थे, उन फोटोग्राफ्स को लोगों को देते थे और बोलते थे इसके बेसिस पे एक कहानी लिखिए। और जिस तरह से वो लोग कहानी लिखते थे, उसमें जो वर्ड्स यूज़ करते थे, उससे हम लोग को पता चल जाता था कि ये नीड फॉर अचीवमेंट वाला बंदा है, या नीड फॉर पावर वाला बंदा है, या नीड फॉर एफिलिएशन बंदा है। जो नीड फॉर अचीवमेंट वाला होता है वो अलग ढंग के वर्ड यूज़ करता है कहानी लिखने में, और उसको हम लोग पकड़ लेते थे कि ये नीड फॉर अचीवमेंट का बंदा है। और अगर आप नीड फॉर एफिलिएशन देखें, वो एफिलिएशन वाले बंदे जो होते हैं ना, वो आपके साथ अच्छी खासी दोस्ती कर लेंगे। हाँ, आप कस्टमर हो, मैं सेल्समैन हूँ, आपके साथ दोस्ती अच्छी कर लेंगे, पर बेचेंगे कुछ नहीं। ओके, तो वो इज नॉट गुड इनफ। दूसरा बंदा है जो सोचता है कि मैं तो इसको इन्फ्लुएंस करूँगा, तो मैं बड़ा पावरफुल आदमी हूँ, मैं इसको इन्फ्लुएंस कर लूँगा। पर उससे काम नहीं बनता है, क्योंकि जो कस्टमर है वो एक अक्रॉस द टेबल ऐसा बंदा नहीं चाहता जो अपने आप को बड़ा दिखा रहा है या पावरफुल दिखा रहा है। वो सब चलता नहीं है। सो ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप सिलेक्शन के टाइम पे करेक्ट आदमी को या लेडी को चूज करिए। दूसरा ये होता है कि सेल्समैनशिप है जो वो सिखाई जा सकती है, बट आपके पास नीड फॉर अचीवमेंट ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप में नीड फॉर अचीवमेंट है नहीं, तो आपको सिखाने में तकलीफ आएगी, उतना आप अच्छे से सीख नहीं पाओगे सेल्समैनशिप। बट अगर आप में नीड फॉर अचीवमेंट है तो बड़ी जल्दी पकड़ लोगे। सो ये हम लोग ये सोचते हैं कि सिखाना बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग लोगों की बहुत ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि पीपल आर बॉर्न एज सेल्समैन, ऐसा नहीं होता है। पीपल कैन बी क्रिएटेड एज सेल्समैन, बट देयर इज अ प्रोसेस यू हैव टू फॉलो फॉर सेलिंग। दैट प्रोसेस इज वेरी वेरी साइंटिफिक। मैंने एक चीज़ सीखी थी इसमें, एक US बेस्ड ऑथर थे उनसे, कि जब भी आप सेल करने जाते हो एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं पावर शिफ्ट। तो जब भी आप बेचने जा रहे हो, तब आपको कस्टमर को ये पढ़ के आपका पावर शिफ्ट करना होता है। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको पावरफुल बनना अच्छा लगता है, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको एक पावरफुल आदमी बेचे तो अच्छा लगता है। तो आपको रूम में जाके ये टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या ये इंसान ऐसा है कि जिसको मैं अगर दिखाऊंगा कि मैं बहुत पावरफुल हूँ तो ये खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। एंड मोस्ट केसेस में ऐसा होता है, लोग जाते हैं, लोगों को लगता है जो आपने बताया था नीड फॉर पावर, कि लोग जाते हैं उन्हें लगे मेरे पास तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं इसको इन्फ्लुएंस कर दूंगा। और वो गलत अप्रोच होती है। बिल्कुल गलत अप्रोच होती है। तुम्हें करना होता है कि तुम सामने वाले के हाथ में पावर दे दो, तुम बताओ कि आप तो उनकी सिर्फ हेल्प करने। देखिए, इसमें एक और चीज़ हमने सीखी थी बड़ी अर्ली डेज में, उसको बोलते थे
ट्रांजैक्शन एनालिसिस। और ट्रांजैक्शन एनालिसिस सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? तो उसके 3 लेवल्स होते हैं ट्रांजैक्शन एनालिसिस के। एक होता है पेरेंट, एक होता है एडल्ट और एक होता है चाइल्ड। अच्छा। और इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। मेरे ज़माने में एक किताब थी आई एम ओके यू आर ओके। इट वाज फंडामेंटली बेस्ड ऑन this analysis. Okay. So when you walk into a customer premises in a B2B situation, you need to either address him or her as a parent, or you address him or her as an adult, or you address him as a teacher. So for example, you walk in and you start to talk, तो अगर आप उसको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना लेते हो, तुम चाइल्ड बन जाते हो, वो पेरेंट बन जाता है, बड़ा इजी हो जाता है सेलिंग करना। उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन एनालिसिस। जैसे टीचर है, उसका आप स्टूडेंट बन गए, वो एक्सेप्ट करेगा आपको। तो ये एक मॉडल होता है बेचने का, जिसमें आप इस तरह के मॉडल्स बना के सक्सेसफुल हो सकते हो। नाइस। काफी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेलिंग इज नॉट आर्ट, selling is science, and you need to know all these things. So आपने एक बताया कि दैट इज कि सीईओ को या लीडर को सेल्समैन होना बहुत ज़रूरी है और सीखना ज़रूरी है। और कौन सी 2 क्वालिटीज़ हैं जो एक सीईओ को और एक लीडर को सीखना चाहिए? I think the most critical aspect of a leader is people management. बहुत डिफिकल्ट है, आप इस पे हम ज़्यादा बात करते हैं। No, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। उसके बिना तो you cannot be successful. So in my book I have called it the people tree. People tree. People tree. Okay. Because it's a tree and उसकी छाया में ही लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आप वो एक छत्र छाया नहीं बनाओगे कंपनी में अपनी, तो आगे लोग नहीं बढ़ेंगे। Okay? और वो उसमें हर तरह की चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। और द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन जो आपको डिलीवर करे, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है पैसा नहीं। पैसे से कुछ नहीं होता। हम आपको बताएं, मेरी जो हार्डवेयर की कंपनी थी, हमारी मार्जिन्स बहुत कम थी। हमको वॉल्यूम बेचना है, हमको नंबर्स लाने हैं। अगर हम नंबर्स नहीं लाए तो हम पैसा नहीं बनाएंगे। सो लो मार्जिन में हम एक्सपेंसिव लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो हमारी जो सैलरीज होती थी वो होती थी मिड लेवल पे। एकदम लो नहीं होती थी, एकदम हाई नहीं होती, मिड लेवल पे एवरेज सैलरी। उस एवरेज सैलरी पे फॉर 6 कंटिन्यूअस ईयर्स HCL was the most loved company among employees. Number 1 in the country. Why? Because the involvement that we created of people, the connect that we created of the people with the company was phenomenal. And we did so many things to make it happen. तो उससे जो कनेक्ट बनता है वो लाइफ लॉन्ग बनता है। आज भी मैं जिस शहर में जाता हूँ, अभी मेरी बुक लॉन्चेस हो रही हैं पूरी कंट्री में, जिस शहर में जाता हूँ मैं अपने ex HCL लोगों को फ़ोन करके बोल देता हूँ मेरा बुक लॉन्च हो रहा है, आप आइए। वो ये सिर्फ नहीं बोलते कि हम आएंगे, वो बोलते हैं आपको क्या हेल्प चाहिए। आज तक 15 साल बाद जब से मैंने HCL छोड़ा है, करीब 30 साल पहले के लोग भी आज मिलकर भी प्यार से मिलते हैं और कुछ भी करेंगे मेरे लिए। क्यों? क्योंकि जो मैंने कनेक्ट किया था उनके साथ, वो अभी भी अलाइव है और उनको याद है कि मैंने क्या कनेक्ट किया था। तो ये कैसे बनाते हैं कनेक्शन? उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो 1-2 कोई टिप्स दोगे, 1-2 चीज़ें बताओगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो मैंने फॉलो करी थी बड़ी अर्ली, विच लेटर ऑन आई लर्नड इज अ कॉन्सेप्ट and I didn't know that concept existed. And what I used to do was that I would walk around the office very regularly, literally every day, and go and sit with somebody and have a cup of tea. Or go somewhere else and say, अच्छा Anil, how are things going for you? अच्छा ये बताओ यार, तुम्हारी जो बेटी थी उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है? Now ये kind of thing which you create, which creates a connect, is very different.
ये मेरे पास 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों सिचुएशनल है इसी के ऊपर। एक लीडरशिप होती है जो आई डोंट वांट टू कॉल इट ओल्ड और एनीथिंग, लेट्स से ट्रेडिशनल वे ऑफ लीडरशिप, वेरी पीपल ओरिएंटेड, जैसे जैक वेल्च कि आप जो बता रहे हो कि 80% आपका टाइम एम्प्लॉयज़ के साथ जाना चाहिए ताकि ज़्यादा आपके बेहतर बॉन्ड बना पाओ। और एक है थोड़ा जो काफ़ी स्टार्टअप वर्ल्ड का है, जैसे स्टीव जॉब्स, राइट। स्टीव जॉब्स बिलीव करता था कि उसका इंटरेक्शन उसके एम्प्लॉयज़ के साथ उतना ही होना चाहिए जितने में क्लैरिटी मिल जाए, उसके अलावा वो पूरे टाइम होना, राइट। और दोनों मॉडल में एक बहुत डिफरेंस था। और एक छोटा सा डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया था स्टीव जॉब्स के इसमें वर्सेस द ट्रेडिशनल वे ऑफ जी में जैसा होता था कि जनरल इलेक्ट्रिक्स, वॉलमार्ट, ये कंपनीज बनी है बाय बॉन्ड्स, ठीक है। इसमें होता है लीडरशिप बाय बॉन्ड, लीडरशिप बाय बीइंग देयर, आप उधर रहते हो उनके साथ तो आपको लीडर पे एक भरोसा होता है, तो लीडरशिप बाय ट्रस्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क टाइप की कंपनी बनती लीडरशिप बाय इंस्पिरेशन, कि लोग स्टीव जॉब्स को ऐसा एक डेमी गॉड जैसा देखते थे कि मैं इस बंदे से इंस्पायर होता हूँ, तो उसको शायद टाइम कम स्पेंड करना होता था एम्प्लॉयज़ के साथ और वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस करके अपने काम में अकेले में रह के, आइसोलेशन में रह के बहुत काम करके वो बाहर निकलता था। तो डू यू फील कि वो भी एक लीडरशिप स्टाइल हो सकता है? बिल्कुल है, जो भी सक्सेसफुल है वो एक स्टाइल है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एक स्टाइल हो। Like in the case of Steve Jobs, they used to say that if you got into a lift with him, either you got jobbed or you got Steved. You know? So ये तो अपनी अपनी स्टाइल होती है और कोई एक स्टाइल 100% तो एक्यूरेट नहीं होती ना, अपनी स्टाइल है, आप अपने ढंग से करिए। Like मेरा तो यही look, when I chose the title of my book, I called it Just Aspire. The whole objective of that was that if people can aspire, a company can aspire, a country can aspire, we can be successful. We don't need resources for it. Okay? Like मेरे जो गुरु थे डॉक्टर C.K. प्रहलाद, उनका मैंने किताब में भी लिखा है, वो बोलते थे A is greater than R. Aspiration is greater than resources. So if you have the aspiration, resources happen. तो हम जब HCL शुरू कर रहे थे, हमारे पास क्या था? कुछ नहीं था, स्टार्टअप भी नहीं हमको माना जाता था, हमारे तो कोई वीसीज भी नहीं थे, एंजल्स भी नहीं थे। आप तो बड़े लकी हो कि आपको मिल गया कोई वीसी, मेरे पास तो कोई था ही नहीं। तो उन दिनों ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। तो हमें क्या चाहिए था? पैसे चाहिए थे, जगह चाहिए थी और लाइसेंस चाहिए था कंप्यूटर बनाने के लिए। लाइसेंस सिर्फ मिलता था बड़ी बड़ी कंपनीज को। हमारी जैसी छोटी सी कंपनी जो हमने शुरू करी थी उसको तो कोई बात ही नहीं करता था हमसे। हम गवर्नमेंट के पास गए, उन्होंने बोला आपको तो मिल नहीं सकता, आपके पास क्या कैपेबिलिटी है, आपके पास क्या फाइनेंस है, कुछ भी नहीं है, आपको हम क्यों देंगे लाइसेंस। तो हमने जाके क्या किया, हमने जाके यूपी गवर्नमेंट को पकड़ा, उनके पास एक लाइसेंस था, हमने उनको बोला आपके पास लाइसेंस है, हमारे पास कैपेबिलिटी है, व्हाई डोंट वी मैरी, एंड वी क्रिएटेड अ जॉइंट सेक्टर कंपनी। नाउ दिस इज व्हाट इज ए इज ग्रेटर देन आर। वी हैड एस्पिरेशन, वी डिडंट हैव रिसोर्सेज, बट रिसोर्सेज हैपेंड। इंटरेस्टिंग। अब उसमें मेरा सेकंड क्वेश्चन था, मैं उस पर वापस तक कर रहा हूँ, और बॉन्ड जो लीडरशिप के ऊपर, यू नो हर लीडर की जब वो कंपनी बना रहे होते हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैं तारीफ हाथ के हाथ कर दूँ, रिकग्निशन, ठीक है, लेकिन जब कुछ गलत होता है तो वो मैं कितना होल्ड करके रखूँ। क्या जब कभी कुछ गलत हो रहा है और तुम्हें किसी एम्प्लॉय को फीडबैक देना है या किसी ने गलत कर दिया तो उसे बताना है कि ये सही तरीके से नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये इस तरीके से करना चाहिए था, क्या उसी टाइम दे देना चाहिए वो कि उसके लिए रुकना चाहिए? मतलब बहुत एक डिफ़िकल्ट बैलेंस है मेंटेन करना, जिसमें आप बोलते हो कि मैं अभी इसकी तारीफ करूं या अभी मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करूं। देखो भाई, और कब करूं? मोस्ट मैनेजर्स डोंट लाइक टू गिव बैड न्यूज टू द एम्प्लॉय। तो इवन इफ दे वांट टू गिव, वो बताते नहीं है, वो सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि हाउ विल यू इम्प्रूव? यू हैव टू टेल हिम और हर अक्रॉस द टेबल कि ये आपने गलत किया, इसको करेक्ट करिए, इस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें व्हाट इज द वे टू मेक इट बेटर। दिस नीड्स टू बी गिवन एज सून एज पॉसिबल, डोंट कीप इट बैक। आई शुड नॉट वेट इट। नो, नॉट एट ऑल। अगर आप वेट करोगे तो आप उसको डिसर्विस कर रहे हो, बिकॉज ही और शी डिजर्व्स बेटर, बिकॉज यू नो बेटर, so you should be giving that advice at the right time, not missing out on that, you know.
सो ये बैड न्यूज़ देना तो लोग किसी को पसंद ही नहीं है। मैंने सबको सिखाया यही पॉइंट कि जब बैड न्यूज़ देनी होती है तब दो, बाद में मत दो। क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज में ईयरली अप्रेजल होता है, दैट्स अ वेरी बैड आइडिया। ओके, इन HCL, in some parts of our company where it was very service oriented, we used to have monthly appraisals. हर मंथ उस बंदे को बताया जाता था कि उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। तो अगले महीने जब वो आता था, उसको पता होता था कि कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है उसने, और वो डिस्कशन होता था कि ये आपने जो इंप्रूव करना था वो क्यों नहीं हुआ। तो साल भर उसकी ट्रेनिंग हो रही है और इंप्रूवमेंट हो रही है। अगर आप हर 3 महीने में करेंगे, 6 महीने में, बहुत सारी कंपनीज में साल में होता है। तो एट द एंड ऑफ 1 year एंड यू सिट डाउन एंड से, अच्छा यार तुमने ये ठीक नहीं किया। अब वो 1 साल तो बीत चुका है। ही हैज लॉस्ट 1 year एंड यू हैव लॉस्ट 1 year। बोथ इंपॉर्टेंट है कि आप मिस मत करो। आपने इतने सारे स्टार्टअप्स को देखा है, इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, आपने खुद ने बहुत बड़ी कंपनी बनाई है, राइट? तो ऐसे कोई मुझे 3 मेजर डिफरेंसेस बताओ जो आपको लगता है कि एक गुड टू ग्रेट कंपनी के बीच में डिफरेंस होता है, कि क्यों कुछ कंपनीज होती हैं जो सेम टाइम पे स्टार्ट होती है, लेकिन उनमें से कुछ ही होती है जो बहुत बड़ी कंपनी बन पाती है और कुछ ही होती है जो कम अच्छी बन पाती है या जितनी बड़ी नहीं बन पाती या ख़त्म हो जाती है। तो क्या डिफरेंस होता है एक छोटी कंपनी में या एक बड़ी कंपनी में? देखिए, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है विच आई टॉक टू यू अर्लियर, कि अपॉर्चुनिटी को सीज करना चाहिए टाइम। जब आप देखिए, हमारी कंपनी में हम लोग ने टेलीकॉम लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। मद्रास में हमको टेलीकॉम लाइसेंस मिला 1995 में। उस टाइम एयरटेल को भी मिला दिल्ली में, हम लोगों को भी मिल गया। और जब मिला तो उसके बाद हमारे जो पार्टनर थे सिंगापुर टेलीकॉम, उन्होंने दे वॉकड आउट ऑफ आवर डील। वी हैड गॉट द डील बट दे वॉकड आउट ऑफ द डील। सो जब वो लोग चले गए, उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास चीन में बहुत काम आ गया है, हम इंडिया में अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो हम ड्रॉप कर रहे हैं। तो तब हम क्या करें? हम गवर्नमेंट ने बोला बिना एक पार्टनर के तो आप आगे नहीं जा सकते, अब हम नेक्स्ट बंदे को देंगे लाइसेंस जिसने अप्लाई किया। तो हमको तो लाइसेंस चला गया। अब हमने सोचा कि भाई टेलीकॉम की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इंडिया में टेलीकॉम तो बहुत ही पुअर है, और जब वायरलेस आएगा तो मार्केट तो बहुत बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ वायरलाइन लगाते लगाते तो सालों बीत जाएंगे। सो हमने सोचा कि चलो हम टेलीकॉम में रहते हैं और कुछ और करते हैं, और उसमें हमने सोचा कि हम डिवाइस में क्यों नहीं जाते, क्योंकि अगर कनेक्टिविटी बनेगी तो सबके लिए डिवाइस चाहिए, सबको एक फ़ोन चाहिए। तो हमने कहा भाई हम फ़ोन के बिजनेस में घुस जाते हैं। अब हमने उस टाइम पकड़ लिया इस पॉइंट को जल्दी से, राइट? और उस टाइम हमने सोचा किसको लेके आए, क्योंकि इंडिया में तो कुछ लोग एंटर ही नहीं कर रहे थे, कि कुछ सेल्यूलर तो था ही नहीं, तो कोई एंटर ही नहीं कर रहा था। तो उन दिनों मोटरोला का नाम बहुत बड़ा होता, तो हमने उन मोटरोला से बात करी, उनके साथ 2-3 महीने हमने काम करा, कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। तो हमने यार इसको छोड़ो, हमने नोकिया को पकड़ा और नोकिया को हम इंडिया में लेके आए। 6 साल तक हमारे को 1 रुपये भी नहीं बना, पर जो हमने नोकिया के साथ किया उससे इतनी बड़ी बिजनेस बनी, 8,000 करोड़ की बिजनेस बनी। तो पूरा नोकिया आप लोग लेके आए थे? तो जो नोकिया का एक टाइम पे जो रेज था कि सिर्फ नोकिया ही था, हमने क्रिएट किया था। नोकिया के साथ क्या हुआ? क्या हुआ उसके बाद? मतलब एक टाइम पे नोकिया एक रेज था कंट्री में, और फिर एकदम से गायब हो गया। बड़ा सैड हुआ ना। क्या सैड इसलिए हुआ कि दे स्टॉप लिसनिंग टू द कस्टमर। क्या गलत किया नोकिया ने? बस दे स्टॉप लिसनिंग टू द कस्टमर। सबसे बड़ी चीज़ थी कि हम जब मार्केट थोड़ी सी स्टॉल होने लगी ग्रोथ में, उसके पहले ही हमने उनसे बातचीत शुरू करी और हमने बोला कि देखिए अब आपका डिफ़िकल्ट समय आ रहा है, आपको कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। तो जो लोकल मैनेजमेंट था वो तो बिलीव करता था हमारे में, दोनों बहुत अच्छे लोग थे। जो फिनलैंड के लोग थे, उनका चेयरमैन आया कुछ दिनों बाद दिल्ली, तो मैं उनसे मिला जाके। मैंने कहा देखिए
बहुत सारी नई सर्विसेज शुरू हो गई हैं कंट्री में. जो कस्टमर है इंडिया में वो बहुत स्मार्ट है. आप लोग ने इस तरह का कस्टमर कभी देखा ही नहीं होगा जिस तरह इंडिया में कस्टमर होता है. बहुत स्मार्ट है वो जाके 3-3 लोगों से चिप ले रहा है क्योंकि उसको फ्री में मिल रहा है. हर जगह से उसको 3 महीने 6 महीने फ्री मिलता था. तो नई नई सर्विस खुल रही थी, सबने अलग अलग चिप्स खरीद लिए, ले लिए जाके सिम कार्ड. और जो पहला सिम कार्ड जो रेगुलर था वो चलता रहा. दूसरा उन्होंने उसी फोन में लगा लिया. उस तरह का फोन नोकिया के पास था नहीं. कुछ लोगों ने, चाइनीज कंपनीज ने वो फोन शुरू किए, माइक्रोवैक्स वगैरह ने शुरू किए, उनकी मार्केट बढ़ गई. तो हमने इनको बोला कि भाई आप भी मल्टी सिम प्रोडक्ट लाइए इंडिया में इसकी बहुत ज़रूरत है. नहीं तो आप ये मार्केट गिरेगी, हमारी जो लो एंड मार्केट है वो ख़त्म हो जाएगी. तो बोलते हैं कि भाई हमारे पास तो ये प्रोडक्ट है नहीं. तो मैंने कहा नहीं है तो कुछ और करिए, कहीं से लाइए. कहते हम लोग नहीं करते ये सब. मैंने कहा देखिए हम जाके चाइना से या ताइवान से ये प्रोडक्ट ले आते हैं, इसको इंडिया में हम ब्रांड करके बेच देते हैं. HCL बोलेंगे या नोकिया बोलेंगे या HCL नोकिया बोलेंगे, जो भी ऑप्शन आपको पसंद है हम करने को तैयार हैं. या तो अगर आपको ये भी नहीं पसंद है तो हमारे पास टेक्निकल कैपेबिलिटी है टू डिज़ाइन अ फ़ोन, हम आपके लिए उस फ़ोन को डिज़ाइन कर देंगे. नहीं माने. नॉट इन्वेंटेड हियर सिंड्रोम था. उस सिंड्रोम में मर गए वो लोग. तो ये एक पहली चीज़ करी. दूसरी बड़ी गलती क्या करी कि वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे लटके रहे. नोकिया का ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो बाहर जा रहा था, एंड्रॉयड एंटर कर रहा था. एंड्रॉयड में गए नहीं. उन्होंने क्या डिसीजन लिया, माइक्रोसॉफ्ट में चले गए. अरे बाबा, बिगेस्ट मिस्टेक. वो माइक्रोसॉफ्ट तो बगी होता है, बड़ा होता है, चलता नहीं है छोटे मशीन्स पे. माइक्रोसॉफ्ट का तो सॉफ्टवेयर बहुत बगी होता है शुरू में. तो वो चला नहीं और उससे उनकी पूरी मार्केट शेयर खत्म हो गई वर्ल्ड वाइड. 2 very big mistakes. So listening to the customer is very important. एंड्रॉयड पहले नोकिया के पास आया था ना. देयर आर रूमर्स कि एंड्रॉयड थे उनके पास. कि कौन नोकिया से नहीं बात करेगा, मुझे ये बताओ. दुनिया में 50% मार्केट शेयर तो नोकिया का था. इंडिया में वी वर हैविंग 80% मार्केट शेयर, बट दुनिया भर में 50% मार्केट शेयर था. तो डेफिनेटली गूगल उनसे बात कर रहा था, माने नहीं. माइक्रोसॉफ्ट ने उनको कन्विंस कर दिया और माइक्रोसॉफ्ट में चले गए. बस खत्म हो गई कहानी. एक इंडियन कंपनी बताओ और एक US कंपनी बताओ जो आपको लगता है कि दे आर डूइंग एक्सेप्शनली गुड वर्क. एंड अगर रीसेंट कंपनीज हो तो और बेटर. देखिए, इफ यू लुक एट ग्लोबल कंपनीज, आई थिंक द one of the most amazing companies was Kodak, but the most disastrous company was also Kodak. क्यों ऐसे बोलते हो? Because they were far ahead in terms of inventions. But they did not pick up their own inventions on time. You look, they were in the film business. Yeah. And their cameras never made as much money as the films did. खूब फिल्में बेचते थे, खूब बिकती रहती थी. आप एक कैमरा लेके जाओगे तो 4 फिल्में साथ लेके जाओगे, तो वो सब चलता था. At that time, they had a digital camera. They had invented the first digital camera. And for 10 years, they didn't sell it because it would have destroyed the existing business. And then somebody else came and destroyed it. The Japanese came in and destroyed it. So I've been to their, complete museum of inventions. It's just mind-boggling. So very interesting company, very different. इंडिया की कोई कंपनी? Huh? इंडिया की कोई कंपनी जो आपको बहुत पसंद है या बहुत इंटरेस्टिंग? Nothing sort of springs up like that. Uniquely, but if you look at which is the most gutsy company, it's Reliance. Why do you say that? Reliance takes very, very big bets, and for a country of our size, big bets are important. हम लोग as a country, हम लोग छोटी चीजों में अटक जाते हैं जाके. अब आप देखिए
किसी भी एरिया में जाकर देखिए, we get stuck with at the lower end of the market. हमारे में वो हिम्मत नहीं है, गट्स नहीं है कि हम हायर एंड ऑफ द मार्केट में घुसे. तो अगर आप सॉफ्टवेयर सर्विसेज देखिए, सॉफ्टवेयर सर्विसेज was a fantastic business when it started 20 years ago. It's still a fantastic business. But what's happened there? Margins have fallen. It's become commodity. Right? Everybody can do what we are doing. Yes, we can do it better. Yes, we have better marketing. Yes, we have 30% market share. But we are still at the low margin end of the business. So 10 साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनी और उसको मैं बहुत एडमायर करता हूँ. उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आई स्पिरिट. आई स्पिरिट. हाँ. सो आई स्पिरिट ने क्या सोचा कि ये जो सर्विसेज वाले, सी इट वाज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ पीपल इनसाइड NASSCOM. ओके. दे सेड के NASSCOM में जितनी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, दे डोंट टेक इंटरेस्ट एट द हाई एंड ऑफ द मार्केट. व्हाट इज द हाई एंड ऑफ द मार्केट? प्रोडक्ट्स, software products. So they came out and they said, we will be in a manner, the organization that will create software products in India. And they created an ecosystem. In 10 years from the time they started today, there are hundreds of software product companies. There's a company like Zoho, which is located in a village in Tamil Nadu, headquarter. It's a $1 billion company. Product company. So we as a country have to move from low margin to high margin. And therefore, my personal mantra for what I've set up a foundation called EPIC. And my personal mantra for the country is that India should be a product nation. If we remain a services country, not creating products, if we just manufacture electronics where 4 या 8% का मार्जिन होता है, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? हमें जाके बड़ी मार्जिन में काम करना है. इसलिए इन हार्डवेयर माय मंत्रा विच आई एम टेलिंग द गवर्नमेंट एंड आई हैव रिटन अ वाइट पेपर, इट्स बीन एक्सेप्टेड, जिसमें मैंने लिखा है इंडिया मस्ट बी अ प्रोडक्ट नेशन. इंडिया मस्ट बी अ प्रोडक्ट नेशन इन एवरीथिंग दैट वी डू. वी शुड नॉट वर्क ऑन जस्ट लो मार्जिन बिजनेस. And that's the big change we have to make as a country. I'm not just talking electronics, everywhere. So this is the kind of thinking that Reliance has. They want to be the largest in hydrogen. I mean, that's the right thing to do. It's a right big bet to take. So I think we need more and more people to take big bets. I hope Tata's take a big bet in semiconductors. They're talking about spending $90 billion. I hope they do. Because it's required for some of these large houses to take big bets. India is playing very big on hydrogen, right? Nitin Gadkari India ji is bhi is playing pe bahut very big on hydrogen. India is playing very big on electric also. We are the world's largest in two-wheelers. You know, electric. Yeah. So electric, Tata is playing big game. Hydrogen, Reliance is playing big game. So I think government is in favor of yes. both the sustainable energy. Yes. Very critical. We have to be the world leaders in sustainability. So, for example, I've been working from my foundation, I've been working on a concept which is the Consumer Affairs Ministry wants to take forward based on what Prime Minister Modi talks as life. Okay. उन्होंने लाइफ एक कॉन्सेप्ट बनाया है, वो सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है. तो उसमें वी आर वर्किंग ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग इंडिया having a policy in India which is a repair policy. Repair. Okay. Right to repair. Okay. Right to repair policy हम लोग बना रहे हैं country में. We'll be one of the largest in the world if we do that. And the first. तो क्या होगा वो? देखिए, अभी आप जैसे एप्पल खरीदते हैं या सैमसंग खरीदते हैं या कोई भी ब्रांड खरीदते हैं, उसकी जब रिपेयर करवानी होती है तो आपको सैमसंग के पास वापस जाना पड़ता है या एप्पल के पास जाना पड़ता है. समटाइम्स यू हैव टू वेट. हाँ. क्योंकि इमीडिएटली उनके पास पार्ट्स नहीं होते या सर्विस नहीं होती, जो भी होता है. तो और दूसरा ये है कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू गेट इट रिपेयर्ड. राइट? ऑल दीज ब्रांड्स
whether you look at phones or you look at cars. Yeah. If you have a Mercedes and you have to get it repaired, you're dead. Because the cost of parts is ridiculously high. एक टायर 1 लाख रुपए का है. तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंडिया इज कमिंग अप विद अ राइट टू रिपेयर लॉ. एंड वी हैव रिटन द पेपर फॉर द गवर्नमेंट from my foundation called EPIC. We have written the paper which is on right to repair in electronics. So it's a 150-page report that we have given to them. They are now going forward, and very soon a law will be passed in the country where every brand will have to give their spare parts, their circuit diagrams, everything has to be made available to anybody in the world, in the country. Right? And that will enable bringing the cost of service down dramatically. Our country, we can't afford to have, go to Apple, वो साला 5,000 रुपए चार्ज कर देगा, 10,000 रुपए चार्ज कर देगा. हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता. I had bought a Samsung TV in Goa. Goa तो we are on the river. वो 1.5 साल में 2 लाख का टीवी बर्बाद हो गया. So I called Samsung and I said, भैया इसको रिपेयर कर दो. तो वो बोले मेरे को इसका तो स्क्रीन खराब हो गया है. तो मैंने कहा कितना खर्चा है? 80,000 रुपये. तो मैंने कहा ये रिपेयर का कॉस्ट है? नो, यू हैव टू रिप्लेस इट. सो व्हाई डू यू हैव टू रिप्लेस इट? व्हाई कांट यू रिपेयर इट? वी कांट रिपेयर इट. दैट आंसर वाज रॉन्ग. दे कैन रिपेयर इट बट दे वोंट रिपेयर इट. I know a facility in Bangalore which will repair it for 5,000 rupees. वो करेंगे नहीं. ये लोग करते नहीं है because they want to make money from it. Okay, you have been in the system, you have been in the game of building business, of taking things forward since very long time. And I've seen a lot of governments and leaderships as well, right? Do you think there's something about the current leadership which is very different than the previous leaderships? Or do you think that at scale, mostly every leadership or every government is working in favor of the country and taking things forward? Or do you feel that this government, जो current है, they are very, very aggressive in taking things forward and thinking big and making India the biggest player in the world? Do you feel there's any difference कि नहीं वो हमेशा सही रहा था? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि the Indian mind is useless. Indian mind, in my thinking, is the best in the world. Reason, you go to any university, our brownies beat the whites every time. Yeah. Right? वो first वो ही आता है. Brown बंदा ही आएगा first. There's a common joke also, ना spell bee competition होता है बच्चों में, वो Indian ही लेके जाएगा, brown ही लेके जाएगा. तो ये एक issue है, which as a result of which I think there is a lot of capability in us, and we should respect that capability, and that is the capability that will carry us forward. Okay. So if we look at governments, yes, this government has taken very good, solid decisions. And as far as my area is concerned, which is electronics, they have taken fantastic decisions. For the first time, we are doing exactly what we should have been doing 25 years ago. I wrote many reports for the government, and I kept saying that the electronic import bill of India will be higher than the oil bill. Nobody was listening. All that the politicians used to do or the bureaucrats used to do is to repeat my line. And then somewhere it got dropped off. Now it's happening. Electronics is really happening. We are exporting electronics today, which should have been what we should have been doing many years ago. So I think this government has done very good work. It's not that earlier governments did not. Like Aadhaar was created at the time of Congress. But who took it to its absolute end? Peak. This government. Because through Aadhaar they delivered money to the farmer in 1 minute. Okay. So the implementation is fantastic. They're fast. They're fast. And they think big. Yeah, there's one thing definitely in last, I don't know if that's because of government, that's because of Indians, or that's because of the companies, or the people, or sentiment. I have no idea why is that, or maybe combination of everything. But around the world, India की image पे ना बहुत बड़े bets लग रहे हैं. Like
everybody started seeing India as a positive, big, emerging economy जो अब लोगों को लग रहा है कि it's no more small. मतलब नहीं, अब वो हमको तो डेवलपिंग कुछ नहीं वो है. तो definitely It's a हुआ big है. game. The brand जो हमको मिली है ना अभी पिछले 5 से 10 सालों में, it's crazy. देखिए, the Indian brand has been created by many Indians. हाँ, It's not just that it's created by Narendra Modi. exactly. See, Narendra Modi has done an outstanding job. And I write in my book also that the world's best salesman is Narendra Modi. I have no problem writing that. But he has done an outstanding job of whenever he goes abroad, he creates an image for India. Yeah, I mean, the number of people who come to hear him is just phenomenal. exactly. And this whole concept that they've created, which is of course like a cadre, the RSS cadre, which is friends of BJP, is amazing. They just gather people in droves and they come to listen to him. Yeah. That's part one. But there's part two also which got created. The Indian mind has been recognized globally. Yeah. So software created that. The scientists created that. The researchers created that. A government organization like ISRO created that. We are leaders in space. So we are leaders in nuclear, right? We have done a lot of work in these areas despite sanctions against us. You see? So I think It's combination of it's lot a of combination of lot of things. So last question मेरा आपसे पूछना है ये. Actually 2 सेकंड लास्ट है क्योंकि लास्ट तो हम सबसे सेम पूछते हैं. तो लास्ट क्वेश्चन है कि आपने जब स्टार्ट किया था तब के इंडिया में और आज के इंडिया में क्या क्या डिफरेंसेस आपको दिखते हैं? क्या अच्छी चीज़ें दिखती है और क्या चैलेंजेस दिखते हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्पेसिफिकली? देखिए, जब हमने शुरू किया था तो देयर इज नथिंग कॉल्ड अ स्टार्टअप, एज आई टोल्ड यू. ना तो वीसी होता था, ना एंजल होता था, ना पैसा होता था, ना कुछ होता था, ना एनवायरनमेंट होता था. गवर्नमेंट वाज नॉट इंटरेस्टेड इन छोटा मोटा कंपनी लाइक आर्स. तो वो तो एक अलग ही ज़माना था. वो हमसे बोलते थे कि भाई लाइसेंस लाइए और लाइसेंस से ही काम करिए. वो सब अजीब सी चीज़ें थी उन दिनों. वी वर अ क्लोज्ड कंट्री. वी हैड अ क्लोज्ड माइंड. We had very socialist thinking and we were living inside a well. That's exactly what we were as a description. कस्टमर्स में कुछ डिफरेंस देखा उस टाइम पे और इस टाइम आज के कस्टमर्स में? नहीं, कस्टमर्स तो कस्टमर्स ही है ना. आई मीन वो भी उन दिनों भी कस्टमर्स बड़े नॉलेजेबल होते थे. ऐसा नहीं है कि गधे होते थे, बिल्कुल अच्छे होते थे कस्टमर्स. कस्टमर्स में ऐसा कुछ नहीं. बट द capability of those customers today, because of what we discussed earlier, that availability of information is phenomenal today. So the customers those days, you could easily घुमाओ them because you knew more than them. अब नहीं कर सकते अब. तो वो चेंज तो हुआ ही हुआ है. The other major change that has occurred today for a startup is that the environment is fantastic for startups today. The government has a startup scheme. All kinds of funding is available. Lots and lots of incubators are there. Lot of angels are there who are willing to mentor. The lots of VCs have come in. Funds are available at every level of your growth. You can start from seed funding, angel funding, VC funding, VC A, B, C, D, E, F, G, सब है. And then you have a छोटा stock exchange where you can go for a IPO or a बड़ा stock exchange where you can go for everything is available for funding. So that's a very, very major change. The second thing that's happened is that the technologies available today to create a company themselves are totally different. You see, today you have so many things going for you in terms of what you can learn, what you can do, what you can create, and the market has expanded dramatically. There's so many new verticals. Yeah. हमारे ज़माने में 6 courses होते थे, आज होते हैं 3000 courses. So, there's a very major difference. Yeah. And in our time, the only way to learn was go and listen to a teacher. Today, the learning model has totally changed. I mean, you can learn from any professor anywhere in the world. Yeah, Why do you have to listen to your boring professor in your college? You can go to an MIT professor and learn from him online. Or you can learn through this podcast. Yeah, so many options are there. So I think the market has totally changed. And what has also happened is that
failures are also accepted. हमारे ज़माने में फेलियर एक्सेप्ट नहीं होता था. आपने कंपनी शुरू करी, फेल हो गई, आपकी तो छुट्टी हो गई. अब वो कहानियां बंद हो चुकी हैं. अब तो इफ़ यू हैव एक्चुअली failed in 2 startups and then go to a VC, he'll respect you. So these are very major changes that have occurred, and the market is so much bigger of everything that you can think of. So you need to find where is that little noise that you can convert to a signal. And if you can spot that on time ahead of everybody, you can make it. आई फील एक बड़ा चेंज आया है, दैट इज द ट्रस्ट. पीपल इन इंडिया नाउ देव स्टार्टेड ट्रस्टिंग इन न्यू ब्रांड्स, देव स्टार्टेड ट्रस्टिंग न्यू पीपल. पहले बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट होता था, तो इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं करते. एक्सपेरिमेंटेशन हैज बिकम द नेम ऑफ द गेम फॉर जेन ज़ी. Gen Z will buy, they will not bother about a brand, they will test a brand. So it's totally different. Yes, So you have the whole market available to you. true. No, that's 117 million Gen Zs are there today. Yeah. Large number. very big. One of the largest in the world. All right, so last question of the day जो हम सबसे पूछते हैं कि what was the salary of HCL executive at peak? आपकी सैलरी क्या थी जब आप एकदम पीक पे थे? आपकी लास्ट पोजीशन क्या थी? चेयरमैन. तो चेयरमैन की सैलरी कितनी होती है? हमारे ज़माने में तो कम होती थी. कैसे होते perks होते? Close to a crore. What were the other perks you would get as a chairman? Look, I was a hardware company, unlike a software company. So software company में same chairman used to get 5 crores or 10 crores. Okay. हमें मिलता था 1 crore. Right. So perks were nothing much. एक गाड़ी मिलती थी, ड्राइवर मिलता था, घर मिलता था. घर तो मेरा ही था अपना. तो बस, और कुछ perks ऐसे कुछ खास नहीं. अच्छा, और कुछ नहीं. क्योंकि हम लोग we ran a company with very low overheads as compared to global hardware companies, because that's the only way we could compete. Thank you so much, sir, for sharing your wisdom with us and spending time with us. I'm really glad that I got to talk to you. Thank you so much for being candid as well. नहीं, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताओ कि क्या आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा, क्या ऐसे टॉपिक्स पे हम और बात करें, और कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो जिनको हम अगली बार लेके आएँ. प्लीज़ जाने से पहले लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड किसी एक इंसान को बताओ इस पॉडकास्ट के बारे में जिसको इस पॉडकास्ट से कोई आइडिया आएगा या उसका वर्ल्ड का नॉलेज बढ़ेगा. बिकॉज एक कॉन्वर्जेशन can give you so many ideas, and one idea will be enough for you to change your life and achieve your Indian dream. Until the next episode, keep figuring out.